अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें ना तो हुकूमत हमें किसी समत में जाती हुई नज़र आ रही है और ना ही अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो मौजूद एक रिफ्ट है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन कल से अमलन गैर फ़ाल हो जाएगा। हुकूमत ने इस मामले पर अगर ये कहा जाए कि सुस्ती का मुजाहरा किया तो शायद ये गलत नहीं होगा। और आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत का आखिरी दिन है तब हुकूमत की जानिब से 3 नामों को नामजद किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के लिए, जिसमें बाबर याकूब, फ़तेह मोहम्मद साहब हैं, फजल अब्बास और आरिफ खान शामिल हैं। बाबर याकूब इस वक्त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ओहदे पर काम भी कर रहे हैं। फजल अब्बास भी साबिक सेक्रेटरी के तौर पर मुख्तलिफ वजारतों में काम कर चुके हैं, जबकि आरिफ खान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर तैनात हैं। अपोजिशन ने जो नाम दिए थे वो तो हुकूमत की जानिब से उन पर एतराज़ात उठाए गए। अब देखना है कि अपोजिशन इन नामों पर क्या जो है ना वो इस पर रिस्पॉन्स करती है। सवाल ये है कि आखिर हुकूमत की तरफ से ये नाम पहले क्यों नहीं दिए गए? क्या ये मामला जानबूझकर लटकाया गया, जैसे कि अपोजिशन कह रही है कि फॉरेन फंडिंग केस की वजह से इस मामले को लटकाया गया, ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है हुकूमत। अब नाज़रीन, पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास है अगले हफ्ते होने जा रहा है जिसमें दोबारा से नामों पर गौर होगा। कल सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी को लेकर अपोजिशन ने एक दरख्वास्त दायर की और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरकान इलेक्शन कमीशन की तैनाती से मुतालिक जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए कि अदालत पार्लियामेंट को सुप्रीम देखना चाहती है। पार्लियामेंटेरियंस काम जो है वो अदालतों में उनका लाना ये समझ से बालतर है इन मसाइल को। अब पार्लियामेंट की इज्जत और तकरीम का मामला है ये। सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत के ज़्यादातर इंतज़ामी मामलात अदालतों में आखिर क्यों जा रहे हैं? क्यों पार्लियामेंटेरियंस खुद ही लेट डाउन कर रहे हैं पार्लियामेंट को? क्या हुकूमत इंतज़ामी तौर पर मामलात को चलाने में नाकाम हो गई है, अपोजिशन को साथ लेकर चलने में नाकाम हो गई है कि अपोजिशन मामलात को अदालत में लेकर जाती है इस तरीके से? दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत की जानिब से संगीन गद्दारी केस का फैसला 17 दिसंबर को सुनाने का जो फैसला है वो सामने आया है। लेकिन हमें पता है कि शेख रशीद साहब ने कल एक इंटरव्यू में कहा था कि वो परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार नहीं समझते। सवाल ये है कि आइन तोड़ने वाले को अगर गद्दार ना कहें तो क्या कहें? आइन काटते कलछे क्या कहता है? दूसरी तरफ मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब भी नाज़रीन इंतज़ामी तौर पर हमें तबाह हाली नज़र आता है। तब्दीली की हवाएं तो वहाँ पर चलती हैं लेकिन प्रैक्टिकली हमें वहाँ पर कोई तब्दीली नज़र नहीं आती है। इसके अलावा आज जो बरतानवी हुकूमत की जानिब से जो 190 मिलियन पाउंड यहाँ पर आए हैं, शहजाद अकबर साहब ने बड़ी एक अच्छी खबर दी है। ये सारा क्या मामला है मैं बात करूँगी। इस वक्त वफाकी वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, आप वो वाहिद सियासी शख्स थे जब नवाज शरीफ साहब जब बीमार हुए तो आपने कहा था ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे। आप कहते भी रहे भाई जाने दो। ज़ाहिर है उस वक्त तो कोई सोच भी नहीं सकता था, कन्विक्टेड थे, सज़ा याफ्ता थे, लेकिन अब वो चले गए। इस पर भी अब हुकूमत का एक सख्त मौक़िफ़ तब भी था, आज भी है। इमरान खान साहब कहते थे एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन समझ नहीं आ रही। लेकिन अब हमें जो समझ नहीं आ रही है वो ये है कि दोनों भाई तो बीमारी की गर्ज से गए ना वहाँ पर। नवाज शरीफ साहब की तो सेहत इतनी तशवीशनाक और रोज़ाना की बुनियादों पर बड़ी खबरें आती थी। ये लंदन सियासी मरकज़ क्यों बनता जा रहा है शेख रशीद साहब? वहाँ पर वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बड़ी सख्त हो रही हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और फिर एक वफ्द भी वहाँ पर जा रहा है मुख्तलिफ मामलात पर मुशावरत के लिए। ये चल क्या रहा है शेख साहब? देखें, ये सारे सियासतदान कैमरा खेल रहे हैं, मीडिया खेल रहे हैं, और जिस सियासतदान के पीछे से कैमरा हट जाए वो सियासी मौत उसकी वाक़या हो जाती है। लोग उसका नाम लेना भूल जाते हैं और इस वक्त भी ऐसे कई सियासतदान हैं जिसका नाम ये कौम लेना भूल गई है, और ऐसे सियासतदान हैं जिनकी बात पर शहरों के शहर बंद हो जाते थे, चैनलों के चैनल बंद हो जाते थे, लेकिन आज उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है कि उसका क्या नाम था। और लंदन प्लान में स्कूल लाइफ से सुनता आ रहा था, आज तक लंदन प्लान में क्या होना है जी? लंदन में अगर वहाँ से उनका कैमरा यहाँ से वहाँ जा सकता है तो वहाँ से भी यहाँ आ सकता है और यहाँ से भी वहाँ जा सकता है। बेसिकली मैं इस बात का हामी हूँ कि इनको बाहर जाने दो, दफ़ा बुला, और हम कोई काम करें, दुखी रहें। देखें, ये मेरी सोच है, मेरी सोच जो है उसके साथ पीटीआई इत्तफाक नहीं करती। मेरी ये सोच है कि अगर एक मुजरम नवाज शरीफ जा सकता है तो मुलजम आसफ जरदारी को रखने की क्या तोक है? अगर एक मुजरम सजा याफ्ता एडमिटेड और जिसके पर अभी केसेस हैं उसको आप स्पेशल प्लेन पे भेज सकते हैं, तो एक आदमी जो कहता है कि मैंने बाहर भी नहीं जाना, मैंने कराची में ही इलाज कराना है,
देखें, अल्लाह ने इन लोगों को दौलत सजा के तौर पर दी है। इनका ख्याल है कि कफन में जेबें लगी होंगी। इनकी औलादों के भी हशर आप देख लेना। इन्होंने हमें लूटा है। ये ताकतवर लोग हैं जो दौलत के सहारे जिन्होंने सियासत की है। और आज जो कुछ क्या नाम है उसका, एहतसाज अकबर, शहजाद अकबर ने 18 इल्जामात लगाए हैं। पहले तो उसका जवाब दे। वो कहता है अगर मैं टैडी पैसे का भी मुजरम हुआ मैं सियासत छोड़ दूंगा। जिस दिन शहबाज शरीफ ने सच बोला उसकी सियासत का आखिरी दिन होगा। लेकिन मेरी पार्टी का मेंबर है, विकेट के दोनों तरफ खेलता है। अच्छा। जब पिछली दफा सऊदी अरब लेकर जाना था तो उस वक्त मरियम ने ये सारी मीटिंग्स अरेंज की थी। शहबाज शरीफ सऊदी अरब जाने के लिए तैयार नहीं थे और अपने बाप के कहने पे आखिरी टाइम पे वो ऑन बोर्ड हुए और उस कागज पे दस्तखत किए इन्होंने, जो 10 साल का अहदनामा था, जो 10 साल के दस्तखत किए शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आके दस्तखत किए। तो अब किसका किरदार ज्यादा था? और उस सऊदी अरब से लाने में तो शहबाज शरीफ का किरदार ज्यादा था, लेकिन ले जाने में उसका किरदार नहीं था। यहां शहबाज शरीफ का किरदार है और वो कोई ढका छुपा किरदार नहीं है। वेल प्लान और वेल सेट। लेकिन मैं 1 साल से कह रहा हूं इनको जाने दो। क्या 1 साल से यही सियासत होती रही कि आज टेम्परेचर 100 और आज पैसा लेके जाने दो या एवं जाने दो? पैसे तो सिर्फ आसफ जरदारी देगा जी। अच्छा। ये बड़े कंजूस हैं, ये मर जाएंगे 5 रुपए नहीं देंगे। इतनी मुश्किल से इन्होंने अरबों रुपया कमाया है। इनका ख्याल है कि कफन में भी जेबें होंगी जिसमें लिखा होगा तो कि ये फलाने चेक बुक है, ये फलानी चेक बुक है। आपको क्या लगता है वापस आएंगे? अभी तो मैं ताखीर से देख रहा हूं। अच्छा। अगर पाकिस्तान के हालात खराब ना हुए तो ये कभी नहीं आएंगे। ये हमेशा बाहर हालात के खराब होने का इंतजार करते हैं, फिर अपनी जायदादें वापस लेते हैं। ये जितनी जायदादें शहबाज शरीफ की आज मुंजमद हुई हैं, ये पहले भी 12-14 साल पहले हुई। इसी तरह यहां सीनियर सिटीजन होम बने इनके घरों में, इसी तरह दारुल अमान बने इनके घरों में, और फिर लोगों ने रंग रोगन और सफेदी करके और एसी लगा के इनको वापस लिए। हालांकि ये एसी इन्होंने निकाले हुए थे जब गए हैं, तो ये एसी घरों से निकाल के गए थे। अब तो एसी लगे हुए हैं, फर्नीचर भी वहां पे है। लेकिन उस वक्त ये दारुल अमान जब बनाए गए और जब इस वक्त सीनियर सिटीजन होम बनाए गए, तो उस वक्त इन्होंने जो एसियों वाले खाने थे वो बंद कर दिए हुए थे। ये इतने लंबे 10 साल के प्रोग्राम में थे। अब भी जो 32 बक्से लेकर गए हैं, कोई 82 कहता है, कोई 32 कहता है। अच्छा। सो इनका इरादा जल्दी आने का नहीं है। इनका इरादा कोई जल्दी आने का नहीं है। शेख साहब, मरियम बीबी का ट्विटर भी खामोश है, कोई ललकार नहीं, कोई बयान नहीं। वहां से बड़े ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं आप लोगों पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वहां से हो रही हैं। ये मरियम की खामोशी के पीछे आपको क्या लगता है, क्या राज छुपा है? There is a face behind a case. Nobody looks towards face. Nobody looks towards case. Everybody looks towards a face. ये सारा मसला सेटिंग के साथ हुआ है। जिनके साथ हुआ है उनके साथ वो कायम दायम है, और वो जैसा कहेंगे, जितनी चाबी देंगे उतने ये खिलौने चलेंगे। ये वो लोग हैं जो दौलत हमें लूटते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। जेल ये काट नहीं सकते। फिर कोर्टें हुक्म देती हैं जनाब कि हर एक को आसाइशें दो। अगर इन जेलों में इनसे ज़्यादा आसाइशें किसी को मिल जाएं तो फिर आप यकीन रखें पाकिस्तान के कई लोग जेल से जमानत ही नहीं कराएंगे कि वक्त पे खाना मिलता है, वक्त पे रोटी मिलती है। अगर एसी लगा दिया जाए तो बल्ले बल्ले है, मौजे ही मौजे हैं, फिर कौन आएगा वहां से? तो मरियम बीबी के बारे में क्या है, वो जाना जो है मामला तो आप लोगों के हाथ में है ना। ECL में नाम है वो। मुझे तो ये कहा गया है कि वो नहीं जाएंगी। आप लोग जाने नहीं देंगे? मुझे तो वो कहा गया है कि वो नहीं जाएंगे। मुझे नहीं पता जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। मुझे ये कहा गया है कि वो नहीं जाएंगे। अच्छा। जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, अच्छा, वो नो। जरदारी मेरा ख्याल है अभी कोई लंदन जाने के मूड में नहीं है। उसका कराची लंदन है, किसी अस्पताल में जाके उसको। नहीं, बिलावल साहब तो कह रहे थे भाई हमारे तो स्टैंडर्ड का इलाज ही नहीं है यहाँ पे, हमें तो डॉक्टर्स पे एतमाद नहीं। अब समझ नहीं आ रही उनका स्टैंडर्ड क्या है शेख साहब? बिलावल का स्टैंडर्ड सिर्फ मुझे पता है, ये प्राइवेट बात है, इसमें किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं है। क्या स्टैंडर्ड होना है? क्या पिद्दी का शोरबा, क्या पिद्दी का शोरबा है जी। लेकिन अब क्या छोड़ो परे जाने दो, मुंह से कुछ और निकलने लगा। एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया है ना अब बाहर जाने का, तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ मिलने का, इस तरह बाहर जाने का।
तो हुकूमत जाहिर है इस मामले पर भी अपोज नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए। एक प्रेसिडेंट तो खुद सेट किया है। अगर करेगी भी तो हम अपोज करेंगे तो क्या कर लेंगे? हाँ। बताएं मुझे क्या कर लेंगे? बिल्कुल हमने अपोज किया कि इसको बाहर जाने दिया जाए, ये इंडेम्निटी बॉन्ड देकर जाया जाए। इंडेम्निटी बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता था। हाँ, हाँ। तो अंदर में फैसला ये था कि अदालत उसको जाने दे, और चीफ जस्टिस ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने इसको जाने की इजाजत दी, हम कैबिनेट ने उसको जाने की इजाजत दी। जब मैं ये कहता था तो मुझे सारे कहते थे शेख रशीद का दिमाग खराब है। जब मैं ये कहता था सारे आप लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। 1 साल से मैं कह रहा हूं दफा बला करो। अब मैं कह रहा हूं आसफ जरदारी को भी दफा बला करो, अपना हुकूमत की तरफ तवज्जो दो, हुकूमत काम करे ताकि हम अगले 5 साल भी लगाएं, बजाय इसके कि इसी 5 दलदल फिर में गुस्सा भी करते हैं वजीर आजम साहब, वज़रा भी गुस्सा करते हैं। समझ नहीं आती, एक अच्छा काम कर दिया है, नेकी कर ही दी है, किसी को सहूलत दे ही दी है, तो फिर उस पर गुस्सा करने की क्या बात है? अच्छा, ये मौलाना को क्या गारंटियां? इत्तेफाक है। हाँ बिल्कुल शेख साहब, ये मौलाना साहब को क्या गारंटियां दी हैं, किसने दी हैं तब्दीली की गारंटियां? परवेज इलाही साहब के सीने में भी कुछ राज जो है ना वो अमानतें छुपी हुई हैं। बिलावल भी कहते हैं आईनी तरमीम से पहले मैं वजीर आजम को तब्दील होता हुआ देख रहा हूँ। ये किसकी गारंटियां, कौन सी गारंटियां किसने दी हैं? कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या? क्या हुआ, क्या अंडरस्टैंडिंग है किसी के बीच में? कुछ किसी ने कोई गारंटी नहीं दी। मौलाना फजलुर रहमान ने दिसंबर का सन नहीं बताया कि किस साल की वो बात कर रहे हैं। देखिए मौलवी को बहुत बड़ा धचका लगा है, उसने इतना बड़ा मेला सजाया, मेला ठेला जो है वो लोगों ने कनातें ही उखड़ गई उसकी। और वो अब देखें ना, लोगों को उसने अपना मंजन बेचना है, माजून बेचनी है उसने, वरना उसकी सियासत क्या है जी? वो माजून बेच रहा है, बेटा उसका मेंबर है वहां पे उसी असम्बली में, और उसी असम्बली में अभी तक इलेक्शन कमीशन के लिए तैनाती नहीं है, जिस इलेक्शन असम्बली को वो कहते हैं कि नया इलेक्शन हो। असल बात यह है कि उसका ख्याल था कि नून और पीपल्स पार्टी उसका साथ देंगे, उसके साथ हाथ हो गया। मौलवी के दिल पे जो जख्म लगा है वो मैं पढ़ सकता हूं। उस दिल पे जो जख्म आरे चल रहे हैं ना, एक तो होता है रेती चलना या आरी चलना, आरा चल रहा है उसके दिल पे। तो इत्तेहादी तो कुछ और खाया बात पिया कर कुछ रहे नहीं, हैं गिलास तोड़ा 12 आने में। वो कह रहा दुनिया इधर देखें, आप मेरे इंटरव्यू में उसकी तकरीर दिखाएं कि मशरिक से मगरिब की तरफ दुनिया जा सकती है, मैं इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तो फिर क्यों गया? लेकिन हम तो चले, मैं भी झूठ नहीं बोलता, ना करें ना, तो इमरान खान साहब भी करते थे, ये बात ना करें। वो तो इस्तीफा ले रहे तो वो भी आए थे ना, ये बात नहीं। मैंने वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया जो इमरान खान करता है और मैं चाहता हूं वो ना करे। मैं भी नहीं करता वो लफ्ज इस्तेमाल। सही, लेकिन आपके इत्तेहादी तो कुछ और ही कहते हैं ना। वो तो अमानतें रखने की बात करते हैं, वो तो कुछ और ही पिक्चर बयान करते हैं। देखें परवेज इलाही मेरा बरखुरदार है। देखें कुछ नहीं होने जा रहा। ये असल मसला है मीडिया का। मैं अगर मार्केट से आउट हो जाऊं, मैं एक ऐसा शमशमा फेंक दूंगा, ऐसा दबदबा कर दूंगा, ऐसा कोई कुमकुमा कर दूंगा कि लोग कहें जी बल्ले 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 बल्ले। ओ बाबा, मसला है इमरान खान का, बाकी कोई मैटर नहीं करता। क्या शेख रशीद और क्या परवेज इलाही, हम सारे मिल जाएं तो पीटीआई का नाम इमरान खान है और हुकूमत का नाम भी इमरान खान है। मैं अगर किसी को या परवेज इलाही किसी को कोई कह दे जनाब अली के, ऐसी सब बातें हैं। इमरान खान का एक टेलीफोन गया परवेज इलाही को, उसके बाद तो उसने कभी बात नहीं की। तो उस दिन के बाद तो उसको चुप लग गई। तो आईनी तरमीम पर फिर आपको नहीं लगता ऑपोजिशन टफ टाइम देगी, बार्गेन करेगी? वो तो पहले कह रहे हैं भाई सियासत तो है ही, आईनी तरमीम ही नहीं होगी तो आईनी तो अगर पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें मैं सीनियर मोस्ट असम्बली का मेंबर हूं। ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह ऐसे करके यूं करके ये डन हो गया। सेनेट में भी ऐसे हो जाएगा? सेनेट में भी ऐसे हो जाएगा? सेनेट में 14 मेंबर देखें, मौलाना फजलुर रहमान ने सजरानी के खिलाफ मजबूर किया पीपल्स पार्टी और नून को कि अदम एतमाद लाओ। अपने मेंबरों ने उसको वोट नहीं दिया। सेनेट में कौमी असम्बली से ज्यादा वोट, ये मेरी बात मैं 2 दफा दोहराता हूं, सेनेट में कौमी असम्बली से ज्यादा वोट कमर जावेद बाजवा को मिलेंगे। फिर मैं दोहराता हूं कि सेनेट में कौमी असम्बली से ज्यादा वोट कमर जावेद बाजवा को संजरानी सवाला कॉन्फिडेंस बोल रहा है आपके अंदर। जो एपिसोड हुई थी ना, वो कॉन्फिडेंस में छाए हुए आप लोग। मैं इन सारे काबिल एहतराम लोगों को जानते हुए ये कह रहा हूं कि बाहर बंदे 60 थे, अंदर गए तो 40 रह गए। आप बताएं ना, वही ना, वो कॉन्फिडेंस बोल रहा है ना, मेंबरों का हाल है।
ये मेंबरों का हाल है कि बाहर गए वैसी की तैसी अंदर जाए ठुस। क्या है इनका? अच्छा शेख साहब, चीफ क्या ऑफ आर्मी बेच की एक्सटेंशन पर जो इतनी एक एप्लीकेशन को लेकर, एक समरी को लेकर जो इतनी एक नाअहली सामने आई, उस पर आप समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए शेख साहब? देखें, उसमें लॉ मिनिस्टर का कोई कसूर नहीं है। मैं फ़ारूक नसीम को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरा दोस्त है, पर्सनल फ्रेंड है, और ये सब लोग उसके खिलाफ गलत बातें कर रहे हैं। वो नालायक इंसान नहीं है, आई एश्योर यू। मैंने उससे उदैबिया केस लगड़वाया था, वो किसी वजह से नॉकआउट हो गया। उनका नाम तो मैं नहीं ले रही, नाम ना कोई ले रहा है उनका नाम, वैसे जो भी है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसमें क्या रखा है इन बातों में? बस अब जितनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप, फिर उसकी ब्रेकिंग न्यूज दे देंगे। अब इसको जाने दें, रात गई बात गई, खत्म हो गई बात। अब उसमें क्या रखा है? अभी कानून साजी रहती है, अभी तरमीम रहती है, जाने दें, अभी रात गई बात। कानून साजी और तरमीम नहीं, सादा अक्सरियत। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। अच्छा, कोई एक लीगल एडवाइजर मुझे बताएं जो ये कहता हो कि इसमें आईनी तरमीम होगी। ये सादा अक्सरियत से पास हो जाएगा। दे रहे हैं शेख साहब, क्या करें? मसलन किसी एक आदमी का नाम बताएं आप, बहुत मायरीन में से। हाँ, मायरीन से कंवर दिलशाद साहब भी कह रहे तरमीम की जरूरत है। बड़े मायरीन आकर कह के कंवर दिलशाद मेरा छोटा भाई है, वो कोई लॉ एक्सपर्ट तो नहीं है। कंवर दिलशाद बहुत जबरदस्त आदमी है, मेरा भाई है, मेरे शहर से तल्लक है। देखें, एजाज, एतजाज, सरजील, खोसा और जितने भी लोग हैं, फरोग, सब ये कहते हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, खत्म हो गई बात। अच्छा ठीक है, पीछे क्या रह गया? ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर आईनी तरमीम से पहले बिलावल को क्यों वजीर आजम साहब बदलते हुए नजर आ रहे हैं? ठीक हो गया। अच्छा, बस बिलावल। अच्छा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री 2 अरकान की तैनाती का मामला अमलन तो कल से गैरफाल हो जाएगा। ये मामला पहले हल नहीं हो जाना चाहिए था? कोई नया थोड़ी आप लोगों को पता चला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो रहे हैं शेख साहब? देखें, हमारा मिजाज क्या है। काश आपके पास नूरुल अमीन की एक तकरीर हो, जो अकेला मेंबर था ईस्ट पाकिस्तान से, आज के बांग्लादेश से। वो मेरे दिल को तकरीर लगी थी, वो मेरे दिल को तकरीर लगी थी। ये जब 13 का जज हमने बनाया इलेक्शन कमीशन, 18 का बनाया, ये दोनों को हमने कहा नाअहल, नालायक और गलत इलेक्शन हुए हैं, हम नहीं मानते इसको। जब मुल्क टूट रहा था तो लोग कह रहे थे कि हम इलेक्शन को नहीं मानते। एक सीट आई थी सिर्फ नूरुल अमीन साहब की। जो हमने यूनानी मसली मंजूर किया, अपोजिशन और हुक्मरानों ने मिलकर चीफ जस्टिस को, उसका फैसला हमने नहीं माना। तो फिर गैर, मुझे आप बताएं, मैं कहता हूं गैर जानबदाराना इलेक्शन हो, साथ में कहता हूं मेरा जज हो, मेरा इलेक्शन कमिश्नर हो, तो ये तयन कैसे होगा? आप लोग नाम देंगे, वो एतराज उठाएंगे, वो नाम देंगे, आप लोग एतराज उठाएंगे। हो जाएगा, हो जाएगा। देयर इज ए फेस बिहाइंड ए केस। हो जाएगा। अच्छा, आसानी से हो जाएगा? श्योर रखेंगे हो जाएगा। अच्छा, आसानी से हो जाए। जब मैं आसानी से कहूं तो आप मतलब समझ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, ऑपोजिशन की जानिब से इन हाउस तब्दीली का मुतालिबा जोर पकड़ता जा रहा है। पहले सिर्फ मौलाना वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालिबा लेकर सड़कों पर आए थे, जबकि परसों तो बिलावल की जानिब से भी, और कल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इन हाउस तब्दीली का लंदन से बैठकर उन्होंने मुतालिबा कर दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। सवाल यह है कि अपोजिशन की जानिब से इन हाउस तब्दीली का मुतालिबा क्यों जोर पकड़ रहा है? अपोजिशन लीडर का लंदन में बैठकर इन हाउस तब्दीली का मुतालिबा करने का मकसद क्या है? अपोजिशन इन हाउस तब्दीली को नागुज़ीर क्यों समझ रही है? और दूसरी तरफ नून लीग की अहम बैठक कल लंदन में होने जा रही है। एक अहम वफ्द जो है एक लंदन जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि वहाँ पर आर्मी चीफ की तौसीह से मुतालिक जो कानून साजी करनी है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले के ऊपर जो मुशावरत करनी है, इस पर सारी बातचीत होगी और इस मामले पर नवाज शरीफ साहब की जो राय होगी उसको हतमी तस्लीम किया जाएगा।
क्या ये समझा जाए कि नून लीग की जो अब सियासत है ये लंदन से चलाई जाएगी, जबकि नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के बाद से मरियम नवाज की जो मानी खेज खामोशी है ये भी बड़े सवालात खड़े कर रही है। दूसरी तरफ जरदारी साहब की तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म जारी किया है। क्या जरदारी साहब को भी तिब्बी रिलीफ मिलने जा रहा है? दूसरी तरफ एक आज की बड़ी अहम खबर वो ये कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और पाकिस्तानी हुकाम दोनों ने इस बात की अब तस्दीक कर दी है कि लंदन में एक बड़े बिजनेस टाइकून मलिक रियाज से एक तस्फिये के नतीजे में मिलने वाली करोड़ों पाउंड की रकम रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी गई है। आज शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 190 मिलियन पाउंड हमें मुंतकिल कर दिए गए हैं। क्या ये रकम वाकई किसी तस्फिये किसी डील के नतीजे में पाकिस्तान आई है या इसके पीछे मामला कुछ और है? इस पर मैं बात करूंगी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब आपसे पहले मैं शेख साहब से बात कर रही थी और सबसे पहले मैंने सवाल उनसे भी मैंने ये सवाल किया। मैंने कहा चलें अच्छी खबर से शुरू कर लेते हैं। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कौमी ख़जाने में इतनी बड़ी रकम बाहर से आ रही है, तो उन्होंने कह दिया जी हमें इजाज़त नहीं है। काबीना में परसों ये बात डिस्कस हुई है कि कोई भी बाहर वजीर इस मामले पर बात नहीं करेगा। अब कुछ कन्फ्यूजन भी है, चलें आप वो दूर कर दें, कुछ समझा दें कि ये जो 300 अरब 190 मिलियन पाउंड हैं, आज शहजाद अकबर साहब ने कहा कि ये हमारे पास आ गए हैं। अब जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड जो यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक सिविल सेटलमेंट के तहत दिए हैं, क्या ये मलिक रियाज साहब के खिलाफ रियासत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत से क्लेम किए थे? क्योंकि हमें तो वो 19 करोड़ पाउंड की जो डील है जो सुप्रीम कोर्ट को देने हैं उसका पता है, जो मलिक रियाज साहब ने देने हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, 190 मिलियन पाउंड की रकम, 19 करोड़ पाउंड। ये जरा कन्फ्यूजन दूर कर दें मीर साहब। देखें, मसला ये है कि आज तो मलिक रियाज साहब जो हैं उन्होंने खुद भी इस सिलसिले में एक मीडिया टॉक किया है और उसमें वो ये कह रहे हैं जी कि ये तो हमारा एक सेटलमेंट है, सिविल सूट है। उन्होंने भी इस पर कोई वजाहत नहीं की और शहजाद अकबर साहब जिन्होंने आज दोपहर को बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कुछ ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं बताई। लेकिन ये वो मान गए हैं कि उनकी जो एक वीडियो सोशल मीडिया पे नज़र आई थी कुछ दिन पहले, जिसमें वो बरतानिया में मलिक रियाज के साथ मुलाकात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उसमें जो एक बैग आपको मेरे हाथ में नजर आ रहा है तो वो दरअसल मेरा लैपटॉप था और मैं मलिक रियाज साहब के साथ गुफ्तगू कर रहा था। ये बात हम सबको पता होनी चाहिए कि मलिक रियाज साहब के इस मौजूदा हुकूमत के साथ बहुत गहरे और बहुत अच्छे, बहुत दोस्ताना ताल्लुकात हैं और इस मौजूदा हुकूमत के जो मंसूबे हैं, जो कि इस हुकूमत के बहुत बड़े बड़े दावों में वो मंसूबे शुमार होते हैं, उनमें भी मलिक रियाज साहब का बहुत अहम किरदार है। तो जो शेख रशीद साहब हैं उनके भी मलिक रियाज साहब के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, शहजाद अकबर साहब के भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, ख़ुद इमरान खान साहब के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मलिक साहब के ताल्लुकात सब सियासतदानों के साथ अच्छे ही होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये कौमी ख़जाने में जो रकम आई है, तो ये अगर हुकूमत ने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया होता तो ये हुकूमत जो है वो इतनी अपना डिफेंसिव अंदाज से ये सारी बातें ना बता रही होती। तो लेकिन ये बातें छुपी नहीं रहेंगी। लेकिन लगता यही है, मुझे मेरा यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो वादा किया था मलिक साहब ने, जो कमिटमेंट दी थी कि वो रकम जमा कराएंगे, तो ये रकम उसी रकम में शामिल हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। अगर ये रकम आई है तो इसके बाद यकीनन जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं मीर साहब, ये यकीनन बढ़ेंगे। फिर मूडीज़ की रेटिंग पर हुकूमत बड़ा क्रेडिट ले रही है। फिर हम कहती है जी हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गई हैं, इंपोर्ट कम हो गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं मुश्किल वक्त गुजर गया है। लेकिन अपोजिशन और मुआशी जो माहिरीन है वो तो कुछ और ही पिक्चर, कोई और ही नक्शा खींचते हैं। मीर साहब, हकीकत क्या है? देखें, ऑपोजिशन जो कहती है ना, वो तो ऑपोजिशन ही होती है ना, तो वो तो हमेशा नेगेटिव पहलू जो है उसी को उजागर करेगी। लेकिन जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, जो इंडिपेंडेंट तज्जिया निगार हैं, वो ये मानते हैं कि मूडीज़ की जो रेटिंग है पाकिस्तान के बारे में वो बेहतर हो रही है, अदायगियों का तवाज़न भी बेहतर हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें कि जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसकी जो कल रिपोर्ट जारी हुई है, उसके मुताबिक पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तान में जो आम इस्तेमाल की, रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया हैं, उनकी कीमतों में 16.5% से ज़्यादा इजाफा हुआ है और ये पिछले 9-10 साल का रिकॉर्ड इजाफा है। तो अब इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत और उनके जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं,
उनको ये बताना चाहिए कि अगर मुईशत पाकिस्तान में अगर बेहतर हो रही है तो उसका असर आम लोगों पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में तो लोग चीखो पुकार कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो बड़े बड़े सनदी यूनिट क्यों बंद हो रहे हैं। अखबारात में फ्रंट पेज पर आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन वालों के इश्तिहारात क्यों शाया हो रहे हैं। वास्ते खुदा के वास्ते हमें बचाओ। अखबारात में जो ये जो दूसरे हैं ये जो शुगर मिल्स के लोग हैं वो भी उनके भी इश्तिहार शाया हो रहे हैं। छोटे ताजर जो हैं वो भी हुकूमत के खिलाफ हड़तालें करते फिर रहे थे, उनको थोड़े अरसे के लिए रिलीफ मिली है। आम आदमी से बात कर लें वो भी चीखो पुकार कर रहा है। गैस और बिजली के बिल भी बहुत महंगे हो गए हैं। तो जो आम आदमी है उसकी क़ुव्वत खरीद कम हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, वो जो हुकूमत के इकोनॉमिक मैनेजर्स आजकल बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उसकी एक वजह यह है कि जी अदायगियों का तवाज़न हमारा बेहतर हो गया, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऊपर चले गए। वो समझना बहुत आसान है। वो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस हुकूमत ने इंपोर्ट्स कम कर दिए, इंपोर्ट्स को सप्रेस कर दिया है। तो जब आप अपने मुल्क में इंपोर्ट बंद कर देंगे तो फिर आप जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल। और आप जब पैसे नहीं खर्च करेंगे, बाहर आप ज़रिए मुबादला ही नहीं भेजेंगे, तो जाहिर बात है आपका अदायगियों का तवाज़न कुछ बेहतर हो जाएगा। तो ये ठीक है, मूडीज जो है वो कह रही है जनाब पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी स्टेबल हो गई है, अच्छी बात है, ये इसमें कोई हमें खुश होने की बात है। लेकिन ये हम देखेंगे जब ये ट्रांसलेट होगा आम आदमी तक, जब आम आदमी को कुछ फायदा होगा तो तब हम मानेंगे कि हाँ जी इकोनॉमी बेहतर हो गई है। वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, अब कुछ जरा सियासी मामलात को जरा डिस्कस करते हैं। हुकूमत का रवैया आज भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। नवाज शरीफ को बाहर भेजने के मामले पर इवन तो उन्होंने खुद भेजा, बावजूद इसके के अपोज भी नहीं किया, भेज दिया, फिर बाद में शकू को शुबात का इजहार भी करते रहे। लेकिन अब लंदन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, मुख्तलिफ मामलात पर मुशावरत के लिए लीगी वफ्द भी जा रहा है, तो आप नहीं समझते कि इन एक्टिविटीज के बाद हुकूमत का शकूक शुबात और ज्यादा बढ़ जाएंगे? क्योंकि कोई कहता रहा जी ये झूठ बोल कर गए हैं, ड्रामेबाजी कर कर गए हैं, कोई कहता है चूना लगा कर गए हैं। कल फैसल वाडा को मैं आपके प्रोग्राम में देख रही थी, वो कह रहे थे कि मरियम का भी स्टैंड है कि उनको बाहर जाने दिया जाए, लेकिन वो कहते हैं कि जिसमें तोते की जान है वो तो छोड़कर यहाँ पे चले गए, इसलिए उनको लगता है कि एक वीक पॉइंट अभी भी हुकूमत के हाथ में है। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत अब ज्यादा मोहतात हो जाएगी मरियम बीबी के मामले पर? देखिए, बात यह है कि 15 दिसंबर है डेडलाइन, 4 हफ्ते नवाज शरीफ साहब के 15 दिसंबर को पूरे हो जाएंगे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका वहाँ पे काफ़ी चेकअप हो गया है और उनका इलाज जो है वो अब तक शुरू हो जाना चाहिए। हमें यही बताया जा रहा है जी अभी तक उनकी तशखीस नहीं हो रही वहाँ पे। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासी रहनुमा हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, अभी भी उनकी पार्टी जो है वो क़यादत के लिए उन्हीं की तरफ देखती है। तो अगर तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद चल के जहाज़ में चढ़ भी सकते हैं और वहाँ खुद चल के जहाज़ से उतर भी सकते हैं और वहाँ पर भी हमें वो अपने कदमों पे बिल्कुल नॉर्मल चलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि 15 दिसंबर को अगर 4 हफ्ते पूरे हो जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और उनके साथ जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको भी वापस आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है जिसकी कौमी असम्बली में 83 सीटें हैं, तो वो अब पाकिस्तान की जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स है उसको लंदन में ले जा रही है और सारे फैसले वहां पे होंगे और शहबाज शरीफ साहब भी वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पार्टी की क़यादत जो है बाकी के लोग जो है उनको भी वहीं पे बुलाया जाएगा और वहीं पे फैसला होगा कि वो जो आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है वो किस तरह होगी, क्या करना है, तरीके अदम एतमाद करनी है नहीं करनी। तो अगर तो आप पाकिस्तान में सियासत करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको इस वक्त एक तब्दीली की ज़रूरत है और अपोजिशन का किरदार बहुत अहम है, तो फिर ये सारा काम लंदन में बैठ के नहीं होना चाहिए, ये काम इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची में बैठ के होना चाहिए। ठीक है, नवाज शरीफ साहब की तबीयत अगर ख़राब है तो उनका पूरा ख़ानदान उनके साथ है, उनके बेटे उनके साथ हैं, उनकी एक छोटी बेटी उनके साथ है, बाकी रिश्तेदार जो हैं वो उनके पोते पोतियाँ नवासे सारे उनके साथ हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वक्तन फवक्तन वहाँ पे लंदन आ जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वो सियासत सारी की सारी जो है उसको लंदन ले जा रहे हैं। तो इससे मैं नहीं समझता कि इस तरीके से
शहबाज शरीफ साहब एक जेन्युइन ऑपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर सकेंगे? सही। आखिरी सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये, आप क्या समझते हैं कि आइन का आर्टिकल 6 जो है आइन तोड़ने को गद्दारी नहीं कहता? हुकूमत का पहले प्रोसिक्यूशन टीम को मीर साहब फारिग करना, फिर जब फैसला आने वाला होता है फिर हुकूमत कहती है भी फैसला ना सुनाया जाए। शेख रशीद साहब कहते हैं कि वो मुशर्रफ को गद्दार समझते ही नहीं। आपको क्या लगता है, हुकूमत ये बोझ उठाना ही नहीं चाहती है? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है जो आपने किया है। हमारे मुल्क में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि जनाब उन पर आइन से गद्दारी का मुकदमा चल रहा है। ये बात एजाज शाह साहब ने भी की, ये बात शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि जी ये क्यों कहते हैं आपके जी उन पर आइन से गद्दारी का मुकदमा चल रहा है। अब मेरी या आपकी परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल। मसला है कि पाकिस्तान का जो आइन है जो 1973 में बना, जिसको बार बार मुअत्तल किया गया, ये आइन अपनी ताकत से दोबारा बहाल होकर आ जाता है, दोबारा बहाल होकर आ जाता है। इसका जो आर्टिकल 6 है उसमें यह लिखा है कि जो भी पाकिस्तान का आइन तोड़ेगा उस पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। तो ये आइन पाकिस्तान में लिख दिया गया है। बिल्कुल। इसी आइन पाकिस्तान के तहत सदर और वजीर आजम और आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस, तमाम अरकान पार्लियामेंट, ये सारे लोग इसी आइन के तहत हलफ उठाते हैं और वादा करते हैं कि वो इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो जब आप सब लोग ये वादा करके आते हैं, ये हलफ उठा के आते हैं कि आप इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो इस आइन का जो आर्टिकल 6 है बराह करम उसको गौर से पढ़ ले। उसमें लिखा हुआ है कि जो आइन तोड़ेगा वो गद्दार कहलाएगा। और आगे चल के आर्टिकल 6 का जो सब क्लास 2 है वो ये कहता है कि जो आइन तोड़ने वाले की मदद करेगा वो उस पर भी आइन से गद्दारी का मुकदमा चलेगा। और आगे चल के ये भी कहा गया कि अब 18वीं तरमीम के बाद जो तब्दीली हुई है, पाकिस्तान की कोई अदालत आइन तोड़ने वाले की वैलिडेशन नहीं कर सकती, ना कोई सुप्रीम कोर्ट ना कोई हाई कोर्ट। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पर जो आइन से गद्दारी का मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में चल रहा है। 2000 से स्पेशल कोर्ट इस मुकदमे की हेयरिंग कर रही है। 5-6 साल गुजर गए हैं, कई जज आए, कई बदल गए। तो अब अगर आप समझते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पर यह मुकदमा गलत चल रहा है और आप 2019 में आके ये कह रहे हैं, तो आपको इस पे कोई सॉलिड ग्राउंड देनी पड़ेगी। अदरवाइज आर्टिकल 6 की सब क्लास 2 ये कहती है कि जो कोई भी आइन तोड़ने वाले की मदद करेगा या उसकी हमायत करेगा तो उस पर भी यह मुकदमा चल सकता है। तो बहुत एहतियात के साथ इस मौजू पे बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल किसी की कोई जाती दुश्मनी नहीं है परवेज़ मुशर्रफ के साथ। और यह बात भी क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई ये कहता है कि जी परवेज़ मुशर्रफ पे यह मुकदमा चलना चाहिए, इसका कतन यह मतलब नहीं है कि वो अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद कर रहा है। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ पर जब यह मुकदमा कायम हुआ तो उस वक्त तक वो फौज से रिटायर हो चुके थे और वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं। तो वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं, उनको बचाने के लिए फौज का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, उनको फौज के पीछे छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो जैसे मकबूल लीडर को फांसी दी जा सकती है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद हो सकता है, तो परवेज़ मुशर्रफ पे भी होना चाहिए। अगर आप परवेज़ मुशर्रफ को बचाते रहे तो इसका पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा और कुछ इदारे जो हैं वो मुतनाज़ा हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, कराची के हवाले से अहम खबर ये सामने आई है कि मॉनसून बारिशों के दौरान करंट लगने से जान की बाजी हारने वाले वाक़े की तहकीकात के लिए बनाई जाने वाली FIA की कमेटी ने ताहाल काम शुरू ही नहीं किया है अभी तक। कराची में हालिया मॉनसून की बारिशों में करंट लगने से 36 अफराद जान की बाजी हार गए थे, जिसके ऊपर अवामी सतह पर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा भी देखने में आया था। इसको इन्वेस्टिगेट करने के जो मुतालिबात थे वो सामने आ रहे थे। फिर इस मामले पर सेनेट ने एक कमेटी कायम की थी जिसने 21 रोज़ में अपनी रिपोर्ट आला हुकाम को पेश करना थी। हमारे ज़राए से मिलने वाली जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 3 महीने गुजरने के बावजूद कमेटी का अभी तक सिर्फ एक ही इजलास हुआ है।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने DGFIA को हिदायत की थी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से दरामद की जाने वाली हाई टेंशन वायर और गैर जानिबदार इदारे के इस म्यार की जांच का रिकॉर्ड जो है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कॉपर वायर की खरीदो फरोख्त के आदाद शुमार और बेकायदगियों के हवाले से मौसूल शिकायत की जो तफसील है उसको फराम किया जाए और सुस्ती और नाअहली का मुजाहरा करते हुए ताहाल के इलेक्ट्रिक और दीगर इदारों की जानिब से ना ही कोई रिकॉर्ड मौसूल हुआ है और ना ही FIA की कमेटी ने इस सिलसिले में मजीद पेशरफ्त करने की कोशिश की है। जबकि इससे पहले नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा के माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट में करंट लगने से हलाक होने वाले 19 अफराद की हलाकत का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक के गैर मियारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को करार दिया था। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को शोकॉज भी जारी किया था, लेकिन ताहाल नेपरा की जानिब से भी के इलेक्ट्रिक पर कोई जुर्माना आयद नहीं किया गया है। इस मामले पर इतनी सुस्ती का मुजाहरा आखिर क्यों किया जा रहा है, हम बात करूंगी। नुमाइंदा खुसूसी कराची आदिल जवाद ने मुझे ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आदिल आपका। आदिल, अब जो कमेटी कायम की गई है 3 महीने पहले सेनेट की जानिब से, एक अभी तक इजलास हुआ है, सुस्ती का मुजाहरा कर कौन रहा है, FIA या सेनेट की कमेटी? जी देखें, सेनेट की कमेटी की जानिब से जो मैंडेट दिया गया था वो 3 वीक्स का मैंडेट दिया गया था कि 3 वीक्स में ये रिपोर्ट DGFIA को ये हिदायत की गई थी कि वो जमा कराएं। इसके हवाले से उनको कोई ख़ास ज़्यादा काम नहीं दिया गया था। FIA को सिर्फ मुताल्लिका रिकॉर्ड जमा करने का कहा गया था कि के इलेक्ट्रिक ने अब तक कितनी, क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो कि एक निजी इदारा है, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में वाहिद निजी बिजली फराहम करने वाली निजी कंपनी है, और ये निजी कंपनी पर जो इल्ज़ामात आयद होते हैं वो ये इल्ज़ामात आयद होते हैं कि इनका जो सिस्टम है, इन्होंने कॉपर वायर यानी तांबे की तारों को हटा के एल्युमिनियम की वायर्स अपने सिस्टम में इंक्लूड की, जिसकी वजह से इनका सिस्टम अनरिलायबल हुआ। इसके अलावा जब ये जुलाई के एंड और अगस्त की जो ये मानसून की जो बारिशें थी, अंदर तकरीबन 36 लोग, जबकि मजमूई तौर पे इस साल के दौरान तकरीबन 40 से ज़ायद लोग करंट लगने से हलाक हुए हैं कराची में, लेकिन 36 लोग सिर्फ इन 2 मानसून की बारिशों के 2 स्पैन में हलाक हुए। इस पर नेपरा की कमेटी बनी, इस पर के इलेक्ट्रिक की आला इंतज़ामिया के खिलाफ 10 FIR दर्ज किए गई, 10 मुकदमात दर्ज हुए। इसके ऊपर ये बताएं कि जो 36 लोग इस वाक़े में जमहक हुए थे, हलाक हुए थे करंट लगने से, उनके लवाहिकीन को अकोमोडेट किया, कोई मदद उनको कुछ दिया हुकूमत ने कि नहीं? मैं इसी तरफ आ रहा था, ना हुकूमत की जानिब से, ना के इलेक्ट्रिक की जानिब से, ना नेपरा, ना वफाकी हुकूमत, ना सूबाई हुकूमत, ना ही शहरी हुकूमत, किसी ने भी इन अफराद जिन लोग उनके जो ख़ानदान हैं उन्हें ना कोई मुआवजा अदा किया, और ना ही उनके जो अहले खाना है, जो इसमें बच्चे भी शामिल हैं, इसमें बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, इसमें ख़ानदान के वाहिद कफ़ील भी शामिल हैं। इस सारी सूरत हाल में लोगों को एक उम्मीद थी कि FIA की जानिब से एक क्रिमिनल, जो सेनेट की तरफ से जानिब से एक वो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई, तो ये उम्मीद थी कि FIA इस सिलसिले में कोई पेशरफ करेगी, क्योंकि FIA एक फेडरल इदारा है और उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन FIA की कमेटी भी ऐसा लगा कि सिर्फ कागजात की हद तक ही बनाई गई, और उसका सिर्फ एक इजलास हुआ है अभी तक, और उस इजलास के बाद FIA की कमेटी ने क्या किया है उनसे ज्यादा नहीं ली हुकूमत की, हुकूमत इसको संजीदगी से रही। बहुत शुक्रिया आदिल जवाद आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल, शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं, हम ऐसे ही नहीं आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेते हैं, हमारी इस आज़ादी की कीमत जो है ये कौम के बेटे अपनी जानें देकर अदा करते हैं। आज ऐसे ही एक शहीद का 48वां यौम शहादत है। 1971 के पाक भारत मार्के के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को जुर्रत और बहादुरी की आला मिसाल कायम करने पर निशाने हैदर अता किया गया। 1971 की जंग में मशरक़ी पाकिस्तान के इलाके हली के महाज पर मेजर मोहम्मद अकरम ने अपनी फ्रंटियर फोर्स की कमांड में मुसलसल 5 दिन और 5 रातें अपने से कई गुना ज़्यादा भारतीय फ़ौज की पेशकदमी रोक कर दुश्मन के औसान ख़ता किए थे। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का शुमार पाक फ़ौज के उन्हीं जानबाज अफसरों में होता है जिनकी लाजवाल बहादुरी और शुजाअत पर दुश्मन भी दाद दिए बगैर नहीं रह सका। मेजर अकरम को हीरो ऑफ हली के नाम से भी याद किया जाता है। शहादत के बाद से वो मशरक़ी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश में मदफून है। आज मुल्क भर में उनके यौम शहादत पर मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया गया, उन्हें खिराज तहसीन भी पेश किया गया। हमारे शहदा हमारा फ़ख्र हैं, हम अपने शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।